जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो बेसिकली हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे हम इन सिंपल बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। इसको बेसिकली अब पहले तो अगर कहा जाए कि यूचेस का जो पैटर्न था वो ये था कि हम इसको लिपिन से कर लेते थे या पास पेपर कर लेते तो हो जाता था। बट अब कुछ देर से क्वेश्चन लिपिन से हट के हार्पर से भी आ रहे हैं। आई शुड रिकमेंड कि आप दोनों का थोड़ा सा एक मिक्सचर टाइप कर लें, वो बहुत बेहतर है। कुछ चीज़ें यहाँ पे इजी हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। कुछ चीज़ें आसान हैं, वहाँ पे अच्छी लिखी हुई हैं, वहाँ से कर लें, ठीक है। बाकी एज यू विश मैं आपको इंशाल्लाह ताला साथ साथ कराने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एक मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। उससे पहले एक दो चीज़ें आपने खुद रीड कर लेनी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक और उनकी इक्वेशन क्या होती है, ये एमसीक्यू में चीज़ें पूछी जाती हैं। आपको कुछ ज़्यादा मुश्किल में डालने की खुद को ज़रूरत है नहीं इन पे, ओके। कितनी एनर्जी एटीपी के टूटने से प्रोड्यूस होती है, ये एक एमसीक्यू के पॉइंट है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसको हम एक बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ओके। अब बेसिकली होता क्या है, कैसे ये कैरी ऑन होता है। बेसिकली इसमें 4 कम्प्लेक्सेस होते हैं। पहले मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ाने की ट्राई करूंगा। 4 कम्प्लेक्सेस होते हैं, कम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब उनमें 2 साइटोक्रोम होते हैं। साइटोक्रोम जो है वो साइटोक्रोम किस तरह से इन दोनों के दरमियान एडजस्ट होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कम्प्लेक्स वन और 2 दोनों से जो है प्रोटॉन या फिर आप कह लें जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की, वो बेसिकली प्रोटॉन ही होते हैं। वो वहाँ से आते हैं साइटोक्रोम क्यू पे। 1 और 2 से है क्यू पे, क्यू से जाते हैं कम्प्लेक्स 3 पे, ओके। वहाँ से जाते हैं फिर साइटोक्रोम सी पे। 1, 2 क्यू पे गए, क्यू से फिर हमारे पास कम्प्लेक्स 3 पे गए, कम्प्लेक्स 3 से सी पे गए और सी से 4 पे। ये एक आप सिंपल फ्लो चार्ट है। सबसे सिंपलेस्ट फ्लो चार्ट ये है कि किस तरह से फ्लो होता है। 1, 2 क्यू पे गए, 3 सी पे गए एंड 4, ओके। अब इनके नाम आपने थोड़ा सा देखने हैं। नाम क्या क्या है बेसिकली, अगर मैं आपको कॉमन बात बताऊं ना, सब में FES आएगा थर्ड तक, यानी 1, 2 और 3 में FES आएगा, ओके। इसको आप इन सिंपल बात साइटोक्रोम क्यू भी लिख सकते हो, को क्यू भी लिख सकते हो, QHT भी लिख सकते हो, ओके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे NADHydrogenase आएगा, यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज आएगा, यहाँ पे FAD है तो यहाँ पे FMN आएगा। थोड़ा सा कोएंजाइम का डिफरेंस है, ये याद रखना है। FES तीनों में कॉमन है, ये MCQ भी पूछा जाता है, तीनों में कॉमन कौन सी चीज़ है, ओके। अच्छा, कौन सी मेटल रिक्वायर्ड होती है ये भी पूछा जाता है। आयरन रिक्वायर्ड होती है इन कम्प्लेक्सेस में, ठीक है। ये MCQ में पूछी जाती हैं चीज़ें, ये लिख लें आप, ओके। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो कम्प्लेक्स 1 है ये 4 प्रोटॉन को पंप करता है। कहाँ तक? कोएंजाइम क्यू तक। ये कोई प्रोटॉन पंप नहीं करता। MCQ पॉइंट एंड SCQ पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे NADH ये देखें यूज हो रहा है और ये 2 हाइड्रोजन पंप हो रहे हैं। यहाँ पे सक्सिनेट फ्यूमारेट में जा रहा है, कोई प्रोटॉन श्यूटॉन नहीं आ रहा यहाँ पे, ओके। ये हो गए हमारे 2 कम्प्लेक्सेस। अब यहाँ पे आए, यहाँ से ये गए हैं हमारे पास कम्प्लेक्स 3 पे, जिसको BC1 कम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके पास दोनों साइटोक्रोम्स होते हैं, B और C, ठीक है। ये भी बेसिकली 4 ही पंप करता है टू द साइटोक्रोम C। अच्छा, याद रखिएगा इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये सारे कम्प्लेक्स पड़े हुए हैं, सिर्फ साइटोक्रोम C के जो कि ये पड़ा हुआ है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, ओके। अब यहाँ से ये दोबारा पंप होगा कम्प्लेक्स 4 की तरफ, ठीक है। कम्प्लेक्स 4 का इन सबसे क्या डिफरेंस है कि ये सिर्फ 2 पंप करता है, 2 प्रोटॉन को पंप करता है। बाकी ये देखें कितने पंप कर रहा था, 4 को, ये भी 4 को कर रहा था, ये कर ही कोई नहीं रहा था, जो कि एक MCQ पॉइंट है। ये भी 4 को और ये 2 को, ओके। अब यहाँ पे आया, इसका नाम क्या है, क्रोमोसोम A3, ठीक है। अब इसने ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट किया, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन साइड होती है। इसी वजह से साइटोक्रोम जो कॉम्प्लेक्स 4 है इसको ऑक्सीडेज भी कहा जाता है, और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी इसका नाम है इसी वजह से, ओके। अगर क्वेश्चन आए व्हाई इट इज कॉल्ड सो, व्हाई कॉम्प्लेक्स 4 कॉल्ड साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, बिकॉज हियर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर, ठीक है, और वाटर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये बात आपने याद रख लेनी है। अच्छा, अब थोड़े से क्वेश्चंस हैं इस पे, वो जरा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो इनके इनहिबिटर पे आते हैं, जो कि मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसके आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेम्स आते हैं। अब नेम जो यहाँ पे हैं कम्प्लेक्स 1 2 3, ये नेम नहीं होते, इनके नेम थोड़ा डिफरेंट है नेम, वो बता देता हूँ आपको। ओके, ये हार्पर के अकॉर्डिंग नेम है जो कि मोस्ट प्रेफर किए जाते हैं। आप मेरी यही सजेशन है, ये कर लीजिएगा, ठीक है। वाइवाज में या जो SCQ MCQ है वहाँ पे ये नाम दिए जाते हैं। अच्छा, जो साइटो कम्प्लेक्स 1 है उसको हम कहते हैं NADH ऑक्सीडो रिडक्टेज, क्यों कहा जाता है। ये देखें यहाँ पे NADH था और ये Q की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी। ऑक्सीडेशन कैसे, ये देखें यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ओके, तो ये इसलिए ऑक्सीडो रिडक्शन कहा गया है। दूसरे वहाँ पे सक्सीनेट क्यू रिडक्टेज, अब ये यहाँ सक्सीनेट से फिर क्यू पे जा रहा है तो इसलिए सक्सीनेट क्यू रिडक्टेज, सिर्फ रिडक्शन हो रही है। ओके, अब आगे आ जाए साइटोक्रोम सी, यहाँ पे क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज, यहाँ पे भी दोनों काम हो रहे हैं। यहाँ पे ये देखें क्यू से ये ले भी रहा है हाइड्रोजन और दे भी रहा है। अब लेना मतलब एक्सेप्शन को रिडक्शन कहते हैं, और अगर रिमूवल हो रहा हो हाइड्रोजन का तो हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसका नाम क्यों डाला उन्होंने, क्यू साइटोक्रोम सी, क्यू से ले रहा है और साइटोक्रोम सी को दे रहा है, इसलिए इसका नाम उन्होंने क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज कहा। कम्प्लेक्स 4, इसको साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज बोला जाता है। ओके, ऑक्सीडेज मैंने बताया आपको क्यों का। उसके बाद इसके प्रोटॉन की पंपिंग के ऊपर बात होती है। याद रखिएगा, फर्स्ट थर्ड फोर और लास्ट 2 करता है, और ये कोई नहीं करता, यही MCQs में पूछा जाता है। अच्छा, फिर SCQ पूछा जाता है मेम्ब्रेन बॉडीड कम्प्लेक्सेस। 4 के 4 जो कम्प्लेक्सेस हैं वो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होते हैं, मैट्रिक्स में होते हैं, सॉरी, ठीक है। और ये जो है साइटोक्रोम सी, ये आपको मैंने दिखाया था, ये स्पेस में पड़ा हुआ था। मोबाइल कम्प्लेक्सेस कौन से हैं, Q एंड C दोनों मोबाइल कम्प्लेक्सेस हैं। वाई साइटोक्रोम 4 कॉल्ड द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन साइट होती है ऑक्सीजन के लिए। ओके, अब ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्ट करती है, इसीलिए इसको नाम जो मेंशन किया जाता है वो ऑक्सीडेज का नाम मेंशन किया जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली ऑक्सीजन को, इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन्स को इकट्ठा करते हैं, और वहाँ पे ऑक्सीजन की रिडक्शन हो जाती है वाटर में, इस वजह से इसको ऑक्सीडेज कहा जाता है, और यही इसका फंक्शन है। ये आपने ऐसे ही आंसर लिखना है इसका। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेसिकली इसके इनहिबिटर्स की। इनहिबिटर्स के लिए मैंने एक निमोनिक भी बनाया, और बहुत सारे इनहिबिटर्स जिस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम आपको बता देते हैं। 4 कम्प्लेक्सेस हैं, इन्हीं के इनहिबिटर्स होते हैं। ओके, सो बेसिकली जो पहला कम्प्लेक्स है उसके 3 इनहिबिटर हैं, उसके लिए मैंने निमोनिक बनाया। मेहमानों ने आना है, खाना बनाना है। अब खाने में क्या क्या होगा, बारबेक्यू होगा, पाए होंगे और रोटी होगी, ठीक है। अब रोटी और नान भी आप कह लो साथ होंगे। ओके, अब होगा क्या, बारबेक्यू से आपने याद रखना है एमओ बारबिटल, पाए यानी पेरिसाइड्रिन, और रोटिनन से रोटी याद रख ली। ओके, कम्प्लेक्स 2, इसके भी 3 हैं। अब इसके लिए निमोनिक है कि मेहमानों को बुलाना है, कार वाले अंकल जो है ना वो बॉक्सिंग करते हैं और मेलन खाते हैं, और हम उन्हें थ्रो देम अवे करेंगे, थ्रो देम फार अवे कर देंगे, ठीक है, मेहमानों को बुला के। ये मैंने एक निमोनिक बनाया, आपने इसी तरह याद रखेंगे, इसलिए आपको याद रहेंगे, ये मिक्स हो जाते हैं। कार फॉर मतलब कार्बोक्सिन, कार वाले अंकल है ना, कार्बोक्सिन। मेलिन फिल्म फॉर मेलोनेट, एंड थ्रो देम फार अवे TTFA। ओके, ये 3 हो गए। उसके बाद आता है कम्प्लेक्स 3, एंटीमाइसिन और बाल। इसके लिए निमोनिक है आंटी से बाल बच गए, ठीक है। बाल और एंटी से आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कम्प्लेक्स है वो है कम्प्लेक्स 4, और ये आपको सारे किसी बुक में भी नहीं मिलेंगे। ये वाला मिस होगा कहीं, ये वाला मिस होगा, ये आपने ऐसे ही लिखने हैं, और चारों याद करने हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन नाइट्रोजन, साइनाइड जिसे हम कहते हैं, उसके बाद H2S है, और फिर है सोडियम एजाइड। याद रखिएगा, इतनी बार ये आया हुआ है पास पेपर्स में, आपकी सोच है। MCQ SCQ सिनेरियो दिया जाता है, एक बंदा है उसको आग लगी है कमरे में, उसकी वजह से उसका सांस बंद हुआ, और बताएं कौन सा कम्प्लेक्स इनहिबिट हुआ। तो पता है आपको, आग में बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, इसलिए वो साइनाइड उसने सूंघ लिया या कुछ ऐसा, वो कुछ भी आपको इनमें से एक देंगे और बताएंगे। ओके, सो आपने ये बात याद रखनी है। उसके बाद आता है एट्रैक्टेलोसाइड। बेसिकली ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन को।
बाय इनहिबिटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ एटीपी आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कि देखिए, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोडक्शन हो रही होती है और प्रोडक्शन होने के बाद वो बेसिकली आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जाता है। अब एटीपी प्रोडक्शन की वजह से ही माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, तो वहाँ पे ही प्रोडक्शन होकर एटीपी बाहर जाएगा। अब बेसिकली ये क्या करता है, एट्रैक्टेलोसाइड ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन को रोकता है। किस तरह ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, पहले समझ लें क्या है। एडिशन ऑफ फास्फेट, एडिशन ऑफ फास्फेट हमेशा एटीपी से ही ली जाती है। अब जब एटीपी नहीं बाहर नहीं जाएगी तो फास्फेट अवेलेबल नहीं होगा, कोई भी सोर्स नहीं होगा जहाँ से फास्फेट ली जाए, तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस जो फास्फोरिलेशन का ये इनहिबिट हो जाएगा। और इसी तरह ये साथ ही साथ कहता है कि मैंने एटीपी को एक तो बाहर नहीं जाने देना, और ना ही जो एटीपी बनाने वाली चीज़ है या वो एक सब्सटेंस है जिससे एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, ना ही उसे जाने देना है अंदर, ताकि ना वो बांस ना बजेगी बांसुरी। ना मैंने कुछ अंदर जाने देना है, ना बाहर से अंदर आने देना है, कुछ बने ही ना। तो उसने एडीपी को जो बाहर बनी थी फास्फोरिलेशन के प्रोसेस से, जो कि पहले कभी एटीपी बाहर गई थी, ना एडीपी को अंदर आने देता है, ना एटीपी को बाहर जाने देता है, ना एडीपी को अंदर आने देता है। अच्छा, ये भी ओलिगोसाइड जो है ये भी बेसिकली ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन को इनहिबिट करते हैं बाय इनहिबिटिंग द प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट टू एटीपी सिंथेज। ओके, एटीपी सिंथेज क्या है, इसको कम्प्लेक्स 5 भी कहा जाता है। एटीपी सिंथेज को क्या कहा जाता है, कम्प्लेक्स 5। याद रखिएगा, ये कंफ्यूज होता है बंदा एससीक्यू में, सॉरी, कम्प्लेक्स 5। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम अनकपलर्स पे। अच्छा, अनकपलर्स बेसिकली फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन को इनहिबिट करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें 4 के 4 कम्प्लेक्स और जो 5वां कम्प्लेक्स है एटीपी सिंथेज, जब एटीपी प्रोड्यूस होती है, ये उन दोनों में बेसिकली कनेक्शन ब्रेक कर देते हैं। ओके, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है। अच्छा, इसमें 2 तरह के होते हैं। अगेन ये एमसीक्यू और एससीक्यू में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। बुक में मेंशन नहीं होता कि सिंथेटिक कौन सा, नेचुरली अकरिंग कौन सा है, और प्रॉफ 2022 के जो एग्ज़ाम है उसमें ये आ चुका है, ठीक है। तो नेचुरली अकरिंग थर्मोजेनिन होता है, और सिंथेटिक या जैसे हम कहते हैं मैन मेड, वो बेसिकली 2,4-डाई नाइट्रोफिनोल होता है, DNP। ओके, अच्छा, जो बेसिकली साइनाइड है, मैंने आपको पीछे बताया था, ये किस तरह से ब्लॉक करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। हमने ये तो पढ़ लिया जी, ब्लॉक कर दिया, कैसे ब्लॉक करता है मैं बताता हूँ। अब बेसिकली आपको पता था ना, प्रोटॉन ये देखें ट्रांसफर हो रहे थे, कम्प्लेक्स 1 से 2 से गए थे Q पे, Q से 3 पे, 3 से C पे और C से 4 पे। ओके, जब बेसिकली साइनाइड जो इनहिबिटर है कम्प्लेक्स 4 का, ठीक है, ये बाइंड करता है 4 के साथ, तो ये इनहिबिट कर देता है ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, जिसकी वजह से बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्टर्ब होती है, ठीक है, और एटीपी सिंथेसिस नहीं होती। अब जब एटीपी सिंथेसिस नहीं होगी, ऑब्वियसली एटीपी का लेवल डाउन होने से एनर्जी लेवल लो हो जाएगा और लो एनर्जी स्टेट बन जाएगी, और सेल डेथ तो होनी ही होनी है। इन रिजल्ट मोस्टली डेथ काज होती है। ये होता है मेन काज, जिसे हम कहते हैं। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर पूछे तो यही का आप लिख सकते हैं, ठीक है, बाकी सारे इनहिबिटर्स का भी, कि हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ साइलेंट किलर, तो ये आप मैकेनिज्म लिखेंगे इसी तरह से, ठीक है। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूक्यू है, इसलिए इसको मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।